इंडस्ट्रीज कंप्लीटली बैकफुट पे, रेस्ट मोड पे। निफ्टी आईटी ने जो एक हल्का सा एज लिया था 20 डे के आसपास जाके, वो भी अरेस्ट हुआ है। याद रखिएगा, ऊपर की तरफ जाते हुए 20 डे को टेस्ट करके वहां स्थिर होना हमेशा मुश्किल होता है, बट करा इसने। हालांकि अभी तक उसके ऊपर टिका नहीं है। दैट एवरेज इज प्लेस्ड एट 27,700। गौरव, आपकी राय कुछ स्टॉक्स पे जानना चाहूंगा जो कि आज एक अच्छा मूव दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे हैं। और उसमें एक बार लिख आइए आप, सिंजिन। इसने टेस्ट किया हाई ऑलमोस्ट 690 का। आपकी टेक क्या होगा इस वक्त 674 पे ट्रेड करता हुआ? देखिए, मेरे रडार पे है और आज अगर क्लोजिंग 675 के आसपास आते तो हम इस पे एक टेक्निकल रिपोर्ट ही बनाने की सोच रहे हैं। देखिए, काफी अच्छा स्ट्रक्चर है इसके अंदर। यहाँ पे अगर इचिमोको के हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छा बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है। मल्टी ईयर फॉलोइंग चैनल का ब्रेकआउट इसमें नजदीक दिखने मिल रहा है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है, ईलोटेक के सबसे अच्छा है। मुझे लगता है कि यहाँ से आपको 15 से 20% की स्विफ्ट अपसाइड आपको इस इंजन में देखने मिलनी चाहिए। बस इंतजार ये है कि आज वीकली क्लोज अगर इसका 675 के ऊपर आता है तो इसमें जो कन्विक्शन है वो और बढ़ जाएगा। क्या करता हुआ फार्मा स्पेस में ग्लेनमार्क फार्मा को देखिए आप, क्या गजब का मूव है। आई थिंक मैं जब आज सुबह सुबह टिप्पणी कर रहा था तो एक जगह मैं ये भी बोल गया कि इट्स आई थिंक टू लेट टू एंटर इन ग्लेनमार्क। बहुत तेजी हो चुकी है इसमें। पर जनाब ऐसा कुछ है नहीं। स्टॉक अभी भी 567.80 पे डे हाई पर और करीब करीब 0.3% का गेन है यहाँ पर। गौरव, ये ग्लेनमार्क और ये औरो जा कहाँ रहे हैं? पोजिशनली जिनके पास है, अब कहाँ तक का होल्ड करें? 613 तो आपका औरो भी हो गया। औरो में तो फिर भी इनफैक्ट एक पॉज है, बट ग्लेनमार्क में कोई पॉज नहीं है इस वक्त। देखिए, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमने एक रिपोर्ट निकाली थी अपने क्लाइंट्स के लिए फार्मा स्पेस में, जहाँ पे ये स्टॉक्स हमारे इसमें विश लिस्ट में थे। हमने अभी प्रॉफिट बुक भी इसमें कराया है। और फार्मा मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक 20-22 साल की ट्रेंड ब्रेकआउट हमको नजदीक देखने मिला था। उसको रिटेस्ट करके और फार्मा जो है ऊपर गया है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि 20-25% अपसाइड आपको और फार्मा में देखने मिल सकती है। यहाँ पे नहीं, लेकिन कोई अगर डिक्लाइन अगर आती है तो काफी एक वर्टिकल रैली हुई है। अगर इसके वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो 5-6 अगर वीकली कैंडल्स जो देखेंगे एक के बाद एक ऊपर ही बने हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड ऑलरेडी आ चुकी है। बट मुझे लगता है किसी के पास अगर है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और यहाँ से और एक 15-20% की अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। यही बात ग्लेनमार्क फार्मा की, तो ये एक रेंज ब्रेकआउट था। उसके टारगेट्स अभी हिट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं बनती, बट प्रेबली अगर 545 अगर सस्टेन अगर होता है तो और आपको यहाँ से 30-40 रुपए देखने मिल सकता है। ग्लेनमार्क अच्छा करता हुआ और स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। अच्छा, मैं अगर शुरुआती 1 घंटे की डायरेक्टर साहब मार्केट ब्रेथ लेके आएंगे एक बार जरा प्लीज, वो देखना चाहेंगे क्योंकि मार्केट हायर लेवल से कोलैप्स हुए। फर्स्ट इंस्टेंस में अगर आप देखें, जो क्रिटिकल सप्लाई जोन थे, कॉलेक्टर्स के जोन थे, फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के, उसको बाइसेक्ट नहीं कर पाए हमने। जरा हीट मैप भी लेके आते हैं और जरा सेक्टरल ओ एडिशंस को भी देखते हैं। आज क्या हो रहा है? आज शुरुआती टिक्स में टेक्सटाइल में याद रखिएगा, देखिए 37 लॉन्ग है, 99 शॉर्ट कवरिंग। ये आंकड़ा अभी भी काफ़ी अच्छा खासा है। और अगर आप इस कंसोलिडेट फिगर्स को देखें, आई मीन ग्रीन फिगर्स को, दैट 136 लॉन्ग प्लस शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट मात्र 19 में और लॉन्ग अनवाइंडिंग मात्र 22 में। आज याद रखिएगा, पेज इंडस्ट्रीज, ट्रेंड, ये दो ही स्टॉक्स जो थे वो आज बैकफुट पे आए हैं। अच्छा, ये पहले ये देख लेते हैं, पीआई इंडस्ट्रीज, इंडस टावर, अदानी इंटरप्राइजेज, जी एंटरटेनमेंट, सिंजन, इन सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें आज अच्छा लॉन्ग है। और पीआई इंडस्ट्रीज पर आप देखें, न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग। और ग्लेनमार्क फार्मा में शॉर्ट कवरिंग है और अदानी पोर्ट्स में शॉर्ट कवरिंग है। कैनफिन होम्स सुबह मानस का ट्रेड था, दैट्स डूइंग वेल। और आज आपकी स्क्रीन पे 3% ऊपर। कोफोर्ज मिड कैप आईटी में विप्रो आई थिंक बायबैक का पूरी खुराक मिलती हुई 2.5% ऊपर। आगे अगली स्लाइड में आते हैं और अगर आप अगली स्लाइड में देखें जहां पर थोड़ा बहुत शॉर्टिंग का या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग का आंकड़ा आएगा आपकी स्क्रीन पे, इट्स श्रीराम फाइनेंस पोस्ट अर्निंग्स, ट्रेंड पोस्ट अर्निंग्स, पेज इंडस्ट्रीज, पूरा का पूरा टेक्सटाइल स्पेस कोलैप्स हुआ है और दिक्कत में है वोल्टास। कोई भी अगर आप देखें राहत नहीं वोल्टास को। और एक्सिस बैंक आपकी स्क्रीन पे पोस्ट नंबर्स, हालांकि थोड़ा सा अचंभा हुआ मुझे क्योंकि इसकी प्री नंबर प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ऐसा नहीं था कि हवाई स्टॉक हो रखा था, नो नॉट एग्जैक्टली। बट एसबीआई कार्ड्स, एचयूएल, गेल, एमएनएम फाइनेंशियल्स, बजाज फाइनेंस, ये स्टॉक्स बैकफुट पे हैं। बजाज फाइनेंस आज बहुत दिनों बाद अरेस्ट हुआ है, इसका मूव अरेस्ट हुआ। और एचयूएल जहां तक का सवाल है, ये कल जो अर्निंग्स आई और जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन में एक मिस था, उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट एचयूएल पे पड़ता हुआ। ना मैं देखा था सेक्टर स्पेसिफिक क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि टेक्सटाइल में आज शॉर्टिंग है। लॉन्ग सबसे अच्छे अगर कहीं पर जुड़े हैं तो इट्स टेलीकॉम। याद रखिएगा, भारती एयरटेल और इंडस टावर। इनफैक्ट भारती एयरटेल भी नहीं, इट्स इंडस टावर, जहां पे करीब 9.6% का बिल्डअप है। स्क्रीन पर दिखाइएगा, 9.6% का बिल्डअप, स्ट्रॉन्ग मूव। और ये देखिए 158,
ह्यूज ओआई बिल्डअप। और एक स्पेस और जहां प्राइस इतना नहीं बढ़ा है, लेकिन याद रखिएगा ओआई बहुत स्ट्रॉन्ग एडिशन हुआ है, वो है कैपिटल गुड्स, एस्ट्रल में और साथ ही साथ एचएएल में, और मतलब डिफेंस भी से जोड़ लीजिए, और पॉलीकैब में 1% का एडिशन है। ये पॉलीकैब पे को आपकी राय गौरव क्या होगी, कैसे अप्रोच करेंगे पॉलीकैब को आप? का एक कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर है जहां पे अगर आप देखेंगे कंसोलिडेशन आता है फिर एक ब्रेकआउट आता है। अभी स्टॉक जो है एक अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के पास ही चल रहा है। यहाँ पे फ्रेश एंट्री की मैं सलाह नहीं दूंगा। थोड़े से इसमें हर्डल्स आपको या थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आ सकती है। यहाँ पे एक बार स्टॉक में वीकली क्लोज जो है वो एक बार 3270 वगैरह की अगर आ जाएगी तो मुझे लगता है कि एक और ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा। फिलहाल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे वो एक राइजिंग वेज का स्ट्रक्चर चालू है वीकली पैटर्न पे, वीकली टाइम फ्रेम में। तो उसके जो हर्डल्स है उसके ऊपर एक बार क्लोजिंग आ जाए तो मैं समझता हूँ कि फ्रेश अपसाइड आपको देखने मिलेगी। पॉलीकैब में स्ट्रक्चर खराब नहीं है, फ्रेश एंट्री में यहाँ पे नहीं कहूँ। चलिए ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक खास गुफ्तगू शुरू करते हैं मार्केट गुरु श्री रामदेव अग्रवाल के साथ। आइए इस खास बातचीत को देखते हैं अनुज के साथ। शुक्रिया वीरू। और मार्केट गुरु सीरीज में आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हमारे स्टूडियो में रामदेव अग्रवाल, चेयरमैन मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, और इंडिया के वॉरेन बफेट के नाम से इनको जाना जाता है। उनसे काफ़ी प्रभावित रहते हैं और वैल्यूएशंस को लेकर काफ़ी इनका फोकस रहता है। मार्केट साइकिल्स को लेकर काफ़ी अच्छी पकड़ रहती है। रामदेव जी के बारे में एक और चीज़, रामदेव जी नॉर्मली मार्केट को डे टू डे पर ट्रैक नहीं करते हैं। कई बार वो उल्टा जब उनसे बात होती है तो पूछते हैं कि अच्छा निफ्टी कहाँ पर है, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं ट्रैक नहीं करता हूँ इसको। रामदेव जी, सबसे पहले तो हमारे लिए समय निकालने के लिए शुक्रिया, और खासतौर से हमारे स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया। बहुत इंटरेस्टिंग आप एक चीज़ बोल रहे थे ब्रेक, ये जब चर्चा शुरू हुई थी उससे पहले आप कह रहे थे कि करेंसी को लेकर आपका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यू ले रहा है, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है इंडियन मार्केट के लिए। जरा उसको एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट जो था इस साल के शुरू में काफ़ी ऊंचा था, बिकॉज यूक्रेन हुआ, ऑयल $90-95 हो गया, $100 हो गया, थोड़ा एक्सपोर्ट भी थोड़ा स्लो डाउन था। सो करंट अकाउंट डेफिसिट लिटरली 3% के आसपास हो गया, 3-3.5% आसपास। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स पिकअप हुए, इवन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी अच्छा किया, और ऑयल के दाम भी गिरे, तो वो सब एक साथ हो गया। और अभी Q4 में मेरे ख्याल से प्लस माइनस टाइप का है, लाइक करंट अकाउंट डेफिसिट इज जस्ट अबाउट मे बी 0.5% और मे बी फ्लैट और मे बी वन स्मॉल सरप्लस। दैट नंबर इज आई एम येट टू सी। बट उसी कारण से क्या हो रहा है कि आपका रुपी जो है, जो हर साल 3-4% गिरता है अगेंस्ट डॉलर, वो हो सकता है कि ये मतलब मैंने कुछ साल के लिए यहीं रुक जाए। क्योंकि आरबीआई तो चाहेगा भाई 80-82 रुपये रहे ताकि एक्सपोर्ट को सफरिंग ना हो, है ना। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा, आपका जो इनफ्लो जो है वो बढ़ते आएगा। सो वापस फॉरेक्स रिजर्व जो घट के 650 से 550 हो गया था, वो ऑलरेडी 585-590 हो गया है और हर हफ्ते बढ़ते आ रहा है। तो अब जैसे इस साल में मान लो आपका नॉमिनल जीडीपी 12% से बढ़ता है, तो डॉलर जीडीपी ग्रोथ भी 12% हो जाएगा, क्योंकि आपका ट्रांसलेशन में लॉस नहीं होगा। सो आपका परचेजिंग पावर स्टेबल रहेगा, बढ़ेगा तो नहीं लेकिन स्टेबल होगा। इससे इन्फ्लेशन के ऊपर भी अंतर पड़ सकता है, क्योंकि आपका 3-4% जो हर साल डिक्लाइन होता है, इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ता है। हर चीज़ डॉलर है, जो आपको कंप्यूटर है वो भी इम्पोर्टेड ही है। सो यदि मान लो 4% ना बढ़े भाव बिकॉज ऑफ डिक्लाइन, तो वो उससे कारण से क्या होगा, इन्फ्लेशन ही आपका नीचे हो जाएगा। इन्फ्लेशन नीचे होगा तो इंटरेस्ट रेट नीचे हो जाएगा, फिर वो पूरा साइकिल जो है। लेकिन उससे रामदेव जी उसका एक कॉरोलरी है कि जो इंडियन मार्केट का इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फैक्टर रहा है पिछले साल तो नहीं, लेकिन ओवरऑल आईटी स्पेस उसकी टेलमेंट खत्म हो गई, लेकिन उससे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा उसको लेकर? नहीं, डेफिनेटली कि भाई जो आपका एक्सपोर्ट मान लो 12% से था, ग्रोथ 13% से था ऑन अ बेस ऑफ से 200 बिलियन, तो 12% मतलब 22-25 बिलियन था। ठीक है, 25 बिलियन ही आएगा, 25-27 बिलियन ही एक्स्ट्रा आएगा। सो क्लियरली ग्रोथ रेट जो 12% था वो 7-8% हो जाएगा। सो $2-4-5 बिलियन का वहाँ कमी होगा। लेकिन आपके जो दूसरे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं, एंसिलरी बिजनेस सर्विसेज जो कैप्टिव्स खोल रहे हैं बड़े बड़े 50,000 लोग के, 60,000 लोग के, उधर मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। सो टोटल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इस साल बहुत सरप्राइजिंग था, 30% के आसपास है, मतलब 250 बिलियन वाला 350 बिलियन हो गया। अब अगले साल सर्विसेज एक्सपोर्ट इन टोटल विल इट गो अप बाई 10%, 15%? मेरे को उतना आइडिया नहीं है, बट वी हैव टू वॉच एज वी गो फॉरवर्ड। ओके, क्योंकि आपने इसकी रुपए की बात की, इसमें एक और इक्वेशन जुड़ जाती है फिर एफआईआईज, क्योंकि
एफआईएस के लिए तो म्यूजिक होगा अगर उनको ये लगे कि रुपी डिप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो क्योंकि वो एक उनको एक फाइट करना होता है कि जितना भी वो गेन करेंगे उसमें 4% तो करेंसी डिप्रिशिएशन निकल जाता है। तो क्या और एक आपने एक चीज़ मुझे लास्ट टाइम कही थी कि जो एफआईएस की एग्जिट है वो जितनी रही है उससे ज़्यादा पेनफुल उनकी री एंट्री होगी। तो आपको लग रहा है कि अगले 2 साल में इन्विटेशन भेज दिया आपने? हाँ इन्विटेशन जा चुका है आपके? इन्विटेशन जा चुका है मेरे हिसाब से। कभी भी अर्निंग्स में थोड़ा सरप्राइज दिखे, थोड़ा स्ट्रेंथ दिखे, कोई एक्सटर्नल इवेंट कुछ भी हो, ऑयल का प्राइस गिर जाए, यूक्रेन वॉर सलट जाए, सीज फायर हो जाए, कुछ भी, वट एवर रीजन, यदि थोड़ा सा अर्निंग्स में बूस्ट मिले, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए एमर्जिंग मार्केट्स में, आई थिंक दे वुड लाइक टू कम बैक टू इंडिया। क्योंकि देखिए इंडियन स्टोरी जैसा कोई स्टोरी है नहीं, एमर्जिंग मार्केट में तो कहीं नहीं। चाइना का स्टोरी बहुत बढ़िया था, उनसे बहुत लोगों को सीखा, हम लोग भी सीख रहे हैं, लेकिन वहाँ स्टॉक मार्केट स्टोरी नहीं हुआ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टॉक मार्केट ग्रोथ, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। समहाउ चाइना में ये काम नहीं हुआ है, वहाँ पैसे बने नहीं समाज में। इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना से बहुत स्लो था, बट फिर भी बहुत अच्छे पैसे बने, क्योंकि यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर, यहाँ का जो जस्टिस सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, वो मतलब यानी कॉर्पोरेट्स के ऊपर काफ़ी भरोसा करते हैं इकोनॉमी। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टोरी है इंडिया का, ऐसी इतनी बड़ी स्टोरी कहीं पर है नहीं। 3.5 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन 6-7 साल में फ्लैट, ऐसा इतना हाई प्रॉबिलिटी, मतलब 99% प्रॉबिलिटी के साथ में आपका 6 से 7 साल में 3.5 ट्रिलियन और बढ़ना, ऐसा बहुत कम जगह है। तो आपका 10% बनेगा या 12% बनेगा, 15% बनेगा एट इंडेक्स से, वो देखने का है। लेकिन इस टाइप का प्रेडिक्टेबल हाई विजिबिलिटी स्टोरी बहुत कम है। सो एफआईज यदि करेंसी स्टेबल हो गया तो दे शुड बी हेवन फॉर देम। रामदेव जी, आप एक बात हमेशा मुझे जो आपकी मुझे अच्छी लगी थी, आपने हमेशा मुझे सिखाई भी थी कि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक चीज़ देखते हैं कि डाउनसाइड कितनी है उसमें, उसके बाद वो आपको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अपसाइड तो अनलिमिटेड होती है। तो इंडियन मार्केट में इस समय यहाँ से आपको डाउनसाइड कितनी लग रही है? क्योंकि हम 16,800 तक गए, मुझे पता आप निफ्टी लेवल्स नहीं ट्रैक करते, लेकिन 16,800 17,000 तक गए और वहां से एक अच्छी रैली हमने 18,000 तक की देखी है। तो क्या ये मान लें कि वो 16,800 17,000 एक बेस रहेगा मार्केट का? आई वुड थिंक सो, क्योंकि देखिए आपका, मैं तो ईपीएस से देखता हूँ भाई, ईपीएस नेक्स्ट ईयर 9.25 से 9.5 भी जा रहा है। ऑप्टिमिस्ट आ रहे 950, पेसिमिस्ट आ रहे 925, तो मतलब समझ लीजिए उसके आसपास ही कहीं पर गिरेगा, 930 935 समझ लो आप। तो आपका मतलब यू आर ट्रेडिंग करंट ईयर 23-24 एट लेस देन 20 टाइम्स, मतलब 18-19 टाइम में आप ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें गमाने का मतलब ठीक है 15-16 भी आ सकता है, आने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तो बहुत डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, वेरी लिमिटेड। अप साइड पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि आप इस साल आपका यदि 15-17% ग्रोथ है, अगले साल फिर से उस समय टाइप का ग्रोथ बन रहा है। तो आपका डाउन साइड 10% है, अप साइड 20-25-30% दिख रहा है, इस टाइप का 1:3 का गेप दिख रहा है। ये इनफैक्ट मैं आपकी जो रिसर्च टीम है उनका एक इस बार का नोट पढ़ रहा था अर्निंग्स का, कि काफ़ी क्वार्टर्स के बाद शायद अर्निंग्स अपग्रेड्स स्टार्ट होंगे। आपको कॉन्फिडेंस है? क्योंकि वो एक जो अपग्रेड्स हैं वो एक मिराज रहे हैं हमारे लिए, वो मतलब वो आए नहीं है। हम हर बार कहते हैं कि शायद अर्निंग्स अपग्रेड्स आएंगे, लेकिन आ नहीं रहे हैं। इस बार के क्वार्टर को देख के, एक्सेप्ट आईटी को छोड़कर बाकी देखकर लग रहा है कि शायद अर्निंग्स अपग्रेड्स शायद आ सकते हैं। देखिए इकोनॉमी में टॉप लाइन मोमेंटम तो है, आप देखो इवन 22-23 में 15-16-17% टॉप लाइन ग्रोथ है। प्रॉब्लम वाज द मार्जिन, मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन जो था, कॉमोडिटी इन्फ्लेशन था, वो सब दे वर नॉट एबल टू पास ऑन कॉर्पोरेट्स। अब धीरे धीरे वो भाव भी बढ़ा रहे हैं और कॉमोडिटी प्राइसेस भी नीचे आते आ रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कई कंपनी से हम बात करते हैं, सब लोग बोलते हैं कि सर बेस्ट द मार्जिन इज गोइंग टू बी नाउ कमिंग इन Q1 Q2 एज थिंग्स आर स्टेबलाइजिंग। एंड एक्चुअली कई जगह तो मतलब जैसे फ्रेट था यहाँ से इंडिया से अमेरिका, एयर फ्रेट जो करते थे मेडिसिन वगैरह, अर्लियर दैट यूज्ड टू बी 20-30% प्रीमियम, नाउ देयर इज अ 10-15% डिस्काउंट ऑन द रैक रेट। सो इस टाइप का काफ़ी डिक्लाइन हुआ है कई चीज़ जगह। आई हियर वेरी फ्यू रॉ मटेरियल आइटम्स वेयर एक्चुअली प्राइसेस आर गोइंग अप। तो उसी कारण से मुझे लगता है कि बिकॉज इकोनॉमी 6-7% का ग्रोथ है, तो आपको टॉप लाइन तो आएगा, कंजम्पशन आएगा। वेदर कॉर्पोरेट्स आर प्राइसिंग पावर नॉट, दैट डिपेंड्स ऑन द कमोडिटी प्राइसिंग। ठीक है, अच्छा अब कुछ बड़े सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बैंकों से शुरुआत करते हैं। बैंकों के नंबर्स फिनोमिनल रहे। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर शानदार थे, मतलब एक्सिस के भी नंबर्स ठीक ठाक थे, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स भी मतलब कंप्लेन करने वाले नहीं थे। अब एक यहाँ पर जो सवाल उठ रहा है कि क्या ये पीक अर्निंग्स थी बैंकों की, या बैंकों में अभी भी यहाँ से आगे दमखम है? आपका व्यू क्या है इस समय सबसे बड़े सेक्टर को लेकर? हाँ देखिए, सबसे बड़ा है इसमें क्या है, देखिए आप कॉर्पोरेट क्रेडिट कॉस्ट वहीं मतलब थोड़ा पिकिंग आउट है इन द सेंस दैट जैसे आईसीआईसीआई बैंक में
निगेटिव हो गया क्रेडिट कॉस्ट। सो अभी मेरे ख्याल SBI में क्रेडिट निगेटिव नहीं हुआ ना, नहीं अभी SBI का नंबर्स तो अभी आने के हैं। हाँ। लेकिन जब SBI में निगेटिव हो जाएगा ना क्रेडिट कॉस्ट, हाँ। कोई न कोई 2-4 क्वार्टर आएगा, साल आएगा, इस साल या अगले साल 24 में आएगा, 25 में आएगा, उनका भी क्रेडिट कॉस्ट निगेटिव होगा। दैट आई वुड से इज द पीक, इज द पीक, या पीक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल। हाँ। एंड उस समय जो वैल्यूएशन है, अब क्या सब बहुत होशियार भी हो गए हैं, तो वैल्यूएशन पहले ही करेक्ट कर दे रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि पीक प्रॉफिट का पीक वैल्यूएशन है, ऑलरेडी वैल्यूएशंस आर वेरी सबड्यूड। तो लेकिन ICICI बैंक वगैरह में तो काफी वैल्यूएशन बढ़ गए हैं अभी, जैसे मतलब 3.54 टाइम्स तक पहुंच गए हम प्राइस टू बुक। नहीं, इट्स अ गुड वैल्यूएशन, बट इकोनॉमिक मोमेंटम भी है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अभी भी माइग्रेशन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इज ऑन। तो आप कह दीजिए, यदि आप बोलेंगे कि इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो एट 6-6.5% विद 5% इन्फ्लेशन, तो 11% नॉमिनल GDP ग्रोथ होगा, उसमें 13-14% तो सिस्टम ही ग्रोथ आएगा बैंक का, एंड दिस गाइज आर गोइंग टू गेन मार्केट शेयर। तो 15-17% टॉप लाइन ग्रोथ में एंड इकोनॉमी डूइंग वेल, आई स्टिल डोंट सी स्ट्रेस। इट कैन सरप्राइज यू ऑन द अपसाइड, मेरे को लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा कॉशन पहले ही कर रहे हैं लोग। चलिए, आपने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी पॉइंट दे दिया। SBI की क्रेडिट कॉस्ट जब नेगेटिव होगी तब शायद हम एक पीक पर आएंगे। हाँ, अभी वो नहीं है। मेरे को 2007 का वो एक्सपीरियंस है, 2003 से 7 में। 2003 से 7 में, हाँ, मेरे 2007 या 8 में उनका नेगेटिव क्रेडिट कॉस्ट हुआ था, एंड दैट वाज द पीक। और उस समय SBI ने सबसे ज्यादा रैली उस फेज में, एक्चुअली SBI ने लीड किया था उस फेज में। मुझे याद है वो कॉर्पोरेट बैंक्स ने काफी अच्छी रैली उस फेज में दिखाई थी। ICICI बैंक की भी मुझे रैली याद है उस समय। तब एंड तो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स तो पिकअप ही नहीं हुआ है अभी। पहली बार देखो इस क्वार्टर में सब अनाउंस कर रहे हैं। आज मारुति ने क्या बोला, थर्ड प्लांट तो आ ही रहा है, फोर्थ प्लांट उसके पास है। आई डोंट नो व्हाट दे आर सीइंग। जनरली दे आर द पीपल हु गिव वन प्लांट, दैट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। तो थर्ड प्लांट बन ही रहा है, अभी चौथे प्लांट को भी अनाउंस कर रहे हैं। मतलब नाउ दे आर सीइंग एक्सेलरेटेड डिमांड बिल्डअप। नहीं, कल इस चीज की बात हो रही थी कि शायद कॉर्पोरेट कैपेक्स फाइनली पिकअप होगा इंडिया में, और उसके कुछ साइंस दिखने लगे अभी यहाँ पर। अनाउंसमेंट्स आर कमिंग। आप L&T से बात करिए, द फुल इन ऑर्डर्स। सो मुझे लगता है कि फाइनली 2008 में क्या हुआ कि प्राइवेट कैपेक्स जो है वो फ्रंट एंडेड कर दिया। स्टोरी में बिलीव किया उन्होंने, इंडिया स्टोरी में, एंड दे पुट अप पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट, एंड दे गॉट ऑल स्टक विद यू नो लॉट ऑफ, हाँ, क्राइसिस हो गया। एंड देन उसके बाद कोर्ट केसेस, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड ऑल, टेलीकॉम, सो पूरा खराब हो गया, पूरा डिकेड खराब हो गया। बैंक्स के लिए खराब हुआ, कॉर्पोरेट्स के लिए खराब हुआ। अब यहाँ से क्लीन अप चालू हो गया पूरा। IBC कोड हो गया, रेरा हो गया, सब कुछ हो गया। नाउ क्लीन बैलेंस शीट फॉर बैंक्स, क्लीन बैलेंस शीट फॉर कॉर्पोरेट्स, एंड अनलिवर्ड बैलेंस शीट फॉर द कॉर्पोरेट्स, एंड इकोनॉमी इज ऑन अ हायर बेस इज टेकिंग ऑफ एट 5-6%, 7%। सो मुझे लगता है दिस इज अ गुड स्टोरी। अभी यार ज़्यादा यहाँ पर कॉशन करने की जरूरत नहीं लगता मुझे। तो ये प्राइस नहीं है आपके हिसाब से? जैसे आपने लार्सन का एग्जांपल दिया, लार्सन में जैसे बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी हो चुकी है, तो काफी हद तक प्राइस नहीं है मार्केट में? नहीं यार, मतलब आपको, मतलब जो पीक होगा ना कुछ अलग टाइप का, ऐसा डर डर के थोड़ी पीक होगा। आपको ज्यादा यूफोरिया जो होता है, ये बात बोल रहा था कि मार्केट में यूफोरिया नहीं है अभी भी, और ये वाली रैली तो बहुत लोगों ने मिस की है। ये वाली रैली तो बहुत लोगों ने मिस की है। आप लोगों को, चार्टिस्ट लोगों को थोड़ा जो टेक्निकल, आप लोगों को समझ में आता है कि मार्केट का बिहेव कैसा रहेगा, इन्वेस्टर का बिहेव कैसा रहेगा, क्योंकि अब ये है कि डिसरप्शन नहीं होना चाहिए इकोनॉमी में। जब भी मतलब हमारे यहाँ कोई न कोई हिसाब से, इंटरनल और एक्सटर्नल के हिसाब से डिसरप्शन हो जाता है। If there is no disruption from, at least internally we don't disrupt ourselves and we build on the growth, then I think somewhere operating leverage will work in such a way कि there will be rapid increase in the earning। मतलब कोई साल आएगा 1-2 साल के बाद से, if not 24-25 में, कि जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स 25% से बढ़ जाएगा। ओके, या बिकॉज ऑपरेटिंग लीवरेज बहुत जोर से काम करेगा उस समय। हाँ। और ये लार्जली डोमेस्टिक ड्रिवन रहेगा, जैसे ऑटोज, कंजम्पशन, ये सब? I would think so। और इसमें लार्जली अर्बन रहेगा या रूरल भी पार्टिसिपेट करेगा आपके साथ? रूरल पार्टिसिपेट करना एकदम जरूरी है। हाँ, आई थिंक दैट्स वेयर द डिमांड स्लैकनेस इज देयर, एंड मेरे ख्याल से अथॉरिटीज शुड सी इफ दे कैन हेल्प बिल्डिंग अप डिमांड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग देयर थिंग्स चीपर। आई मीन जैसे सीमेंट है, 28% GST है, तो शुड बी रीथिंक। ओके, तो उस पर थोड़ा काम होगा। टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा है, दिस इज अ टाइम टू रियली बिल्ड, थोड़ा स्टिमुलस देने की जरूरत है वहाँ पर, आपके हिसाब से? मेरे को ऐसा लगता है, बट मैक्रो उतना समझ में नहीं आता है। नहीं, ठीक है। तो रामदेव जी, ये तो खैर एक बड़ी सेक्टर की बात हो गई। एक दूसरा बड़ा सेक्टर, उसकी हमने एक थोड़ी सी चर्चा की थी, वो सिर्फ डॉलर रुपये को लेकर, लेकिन IT, आपने इतने साल ये साइकिल्स ट्रैक की होंगी। हिस्टोरिकली इन्फोसिस जैसे स्टॉक जब भी 35-40% गिरते हैं, एक पोर्टफोलियो में अगर आप उनको एक्यूमुलेट करें तो अगले 3-4 साल में अच्छा रिटर्न्स देते हैं। इस बार भी आपको लगता है वही स्टोरी प्ले आउट होगी, या इस बार आपको US मार्केट देखकर या इन कंपनियों की बॉडी लैंग्वेज देखकर थोड़ा डर लग रहा है?
खासतौर से जो इन्फोसिस ने जिस तरीके से हाउलर नंबर्स दिए थे उसके बाद? देखिए ये मतलब बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़ा सेक्टर हो गया है, 200-250 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो गया है, सो वी आर द लार्ज प्लेयर्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो बट इफ़ यू सी द यूएस रिकवरी इन टेक, बाकी सब वहाँ पर पिटा हुआ, वहाँ बैंकिंग पिटा हुआ है, यहाँ बैंकिंग बूम में है एंड टेक इज स्लाइटली सबड्यूड। वहाँ पर टेक इज ऑन फायर, बैंकिंग इज सबड्यूड। तो मेरे ख्याल से इंडिया माइट बी द ओनली कंट्री वेयर banking will be in the peak and tech will do okay at least for next 12 months, and then whatever happens to the global economy and demand pick up, because it's a very dynamic thing। अब जैसे अभी ये चैट जीपीटी सब एआई मशीन लर्निंग सब बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं, सो अल्टीमेटली तो करना तो इनका ही है, इंडियन कंपनीज ही सब और एप्लीकेशन बहुत बढ़ेंगे। सो मतलब अलग स्किल्स ही है। सो अगेन यंग न्यू गाइज हु आर कमिंग, दे विल बी स्किल्ड इन दिस न्यूअर थिंग्स and again they will at the service of global corporates. So opportunity is actually there, and but right now coming out of COVID and whatever has happened to US and all, there is little what do you call forbearance on making huge capital commitment by the corporates. So एक आध साल का स्लो डाउन हो सकता है। तो इस एक आध साल में क्या एक्यूमुलेट किया जाए कि आप पर्सनली पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे आईटी स्टॉक्स को इस समय? या यदि कोई स्टॉक समझ में आता है, उसका वैल्यूएशन हैज़ बिकम रीजनेबल, क्योंकि दे आर टेरिफिक कंपनीज, टेरिफिक बिजनेस मॉडल, इतना फ्री कैश फ्लो है कि जैसे विप्रो इतना स्लो डाउन है फिर भी दे आर बाइंग बैक, तो ये तो कैश मशीन है सब एक्चुअली। सो अभी भी लेकिन मेरे को लगता है कि इट इज़ नॉट लोएस्ट ऑफ द साइकिल वैल्यूएशन। जैसे मतलब 27-28 का मान लो पी मल्टीपल है TCS का, कैन आई गेट इट अबाउट 20-21-22 टाइप्स, या तो टाइम वाइज अर्निंग्स उतना बढ़िया है और कुछ भी तरीके से ऐसा। इन्फोसिस तो आ गया वैसे 17-18 पे, लेकिन हाँ TCS में अरे वो आप 24-25 की बात कर रहे हो, मैं तो TTM में देखता हूँ। अच्छा, आप TTM की बात कर रहे हैं, जो रिपोर्टेड है। सत्य है सिर्फ TTM है, बाकी सब एस्टिमेट है। बिल्कुल, बाकी सब तो एक्सेल शीट में है और जो रिपोर्टेड है। अच्छा, आप TTM की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो TTM मतलब जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जो ऑलरेडी रिपोर्टेड है, ट्रेलिंग वाला, जो हम बात करते हैं फॉरवर्ड की बात करते हैं। अब 24 या 25 में क्या EPS आएगा खुद कंपनियों को नहीं पता, तो हम कहाँ से गेस करेंगे। तो रामदेव सर हमेशा TTM मल्टीपल्स देखते हैं जो ऑलरेडी रिपोर्टेड है। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। ये मैं इसमें एक चीज़ मुझे याद आ रही है, पिछली बार आपने कहा था कि वो चीज़ों को खरीदना चाहिए जहाँ पर पेसिमिज्म बहुत हाई हो और जहाँ पर आपको लगे कि अब वैल्यूएशन बहुत सपोर्टिव हो गई हैं। आपने एग्जांपल्स दिए थे न्यू एज कंपनियों के, और वहाँ से हमने एक उस बास्केट में एक शानदार अच्छा रैली है ना, अच्छा रैली देखा है। पेटीएम है, इवन जोमेटो है, पॉलिसी बाजार है, उसमें बहुत बड़ी रैली आई है। आपने इस स्पेस में इन्वेस्ट किया है, अभी भी आप इन्वेस्टेड रहेंगे यहाँ पर? हाँ, ये स्टोरी तो बहुत लंबी है ना। सी आपको मतलब बड़े, आप देखो ना US में अभी टॉप 10 कंपनी देखिए, उसमें 9 कंपनी तो टेक कंपनीज ही हैं। इंडिया में तो अभी भी सब बैंक्स और ये सब हैं, मतलब इन्फोसिस TCS 2-3 हैं, बट टेक ओरिएंटेड कंपनीज, टेक ओरिएंटेड, इवन द फिजिकल बिजनेसेस लाइक से जोमेटो है, पॉलिसी बाजार है, या स्विगी है, या पेटीएम वगैरह है। सो इस टाइप के जो नए बिजनेस मॉडल आ रहे हैं, बिजनेस आर ओल्ड बट दे आर ड्रिवन बाय इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो ये जो स्केलेबिलिटी, सी बेसिकली न्यू बिजनेस में स्केलेबिलिटी इज, इफ यू आर सक्सेसफुल you can achieve 10-year thing in 3 years. I mean, you can grow at 100% for next 4-5 years. But in physical companies, that is not possible because the mode of reaching the customers are physical. Here, mode of reaching the customer is digital. तो बहुत जल्दी हो जाता है एक्सपांशन जो है। सो उसी कारण से यदि सक्सेसफुल है कोई बिजनेस मॉडल, देन स्काई इज द लिमिट। ओके, अच्छा, एक मार्केट में इस समय अब फिर रिस्क फैक्टर क्या है? क्या पॉलिटिक्स एक रिस्क फैक्टर होगा क्योंकि हम जनरल इलेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे, या ग्लोबल रिस्क फैक्टर अभी भी जो US में बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है वो एक रिस्क फैक्टर रहेगा, या कोई और रिस्क फैक्टर जो अभी अननोन है हमारे लिए? वो अननोन ही है, अननोन से आएगा। मतलब जैसे अभी US में जैसे बैंकिंग मेल्टडाउन चालू है ऑलमोस्ट, लाइक, तो वो चीज़ का उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब सेकेंड स्टेज क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्रेडिट स्क्वीज होगा, मतलब स्लो डाउन होगा वर्ल्ड इकोनॉमी, आई डोंट नो। बट इस टाइप का कोई मतलब कहीं से आता है, मतलब जो जिसके बारे में आप सोच भी सकते हो, ऐसे से रिस्क आते हैं मार्केट्स को। तो उसी कारण से वो रिस्क को संभालने के लिए ही हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो वी नीड टू बाय एट अबाउट 15 to 20 P मल्टीपल, मतलब TTM। हाँ, सो ओके, 15-20 टाइम्स TTM। अच्छा रामदेव जी, मुझे ना आपसे मैं एक स्टॉक का एग्जांपल दूंगा। मैं वो स्टॉक पे आपका व्यू नहीं मान रहा हूँ, मैं सिर्फ उसको एक
एग्जांपल दे रहा हूँ और एक समझना चाहता हूँ कि ऐसे अगर ड्रॉ डाउन आए तो साइकोलॉजी किस तरह से स्ट्रॉन्ग की जाए। जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आपका एक बहुत बड़ा एक्सपोजर था, वहाँ पर 70% का फॉल आया था कोविड के बाद, 60-70% का कोविड के बाद। एक समय आपने कहा था कि आपका भी एक बार कॉन्फिडेंस शायद हिला होगा, लेकिन उसके बाद उसमें शानदार रिकवरी फिर से। इस तरीके के जब ड्रॉ डाउन आते हैं तो उसमें आप इन्वेस्टेड रहते हैं या उसमें आप एक थीसिस अगर इंटैक्ट है तो इन्वेस्टेड रहते हैं, या प्राइस डैमेज अगर एक होता है तो उसमें से निकलते हैं? ये एक हमारे व्यूअर्स एक क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं सोचा आपसे पूछ लूँ। देखिए, मेरे साथ क्या है कि मैं कंपनी भी चलाता हूँ। हाँ। तो कंपनी में हर साल ऐसा 25% ग्रोथ यदि मान लो 8 साल में आया है, तो ऐसा प्रॉपर 45 एंगल में नहीं आता है। यू नो, देयर इज ऑलवेज अप एंड डाउन, इवन विद द मोस्ट स्टडी काइंड ऑफ बिजनेस। विद HUL लास्ट ईयर वाज फ्लैट, दिस ईयर दे आर अगेन पिकिंग अप। So, but if you take out 10-12 years, you'll turn out that they have grown at 14-15% compounded. But there are periods when they have not grown at all. तो ये जो रियलिटी है बिजनेस का, वो समझना बहुत जरूरी है। तो आपका लॉन्ग टर्म क्या बिलीफ है ऑन द बैंकिंग सेक्टर एंड ऑन दिस मैनेजमेंट टीम? अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है। तो आज यदि आपके टॉप 4 बैंक्स, स्मॉलेस्ट ऑफ द टॉप 4 इज अबाउट 2-3 लाख करोड़ मार्केट कैप, डू यू थिंक दिस बैंक, whichever bank we are talking about, newer banks, can they join that league in next 10 years? वो आपको बिलीफ के ऊपर है, आपके भरोसे के ऊपर है कि whether this management has that, you know, जज्बा और जुनून and power to achieve that. वो मुझे लगता है, क्योंकि हम तो 2007 से इन्वेस्टेड है। बिल्कुल। So we have seen it like a kid. तो वो हमको भरोसा है। अब वो भरोसा जो है वो सही निकले गलत निकले वो समय बताएगा। अच्छा निकलेगा तो आप 5 बार मेरे क्वेश्चन पूछो, खराब निकलेगा तो बोलोगे भाई गया, स्टोरी इज गॉन करके। तो ऐसे होता है, इट्स अ प्रॉब्लिस्टिक इवेंट, यू नो। 100% नहीं बोल सकते ये हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि इट इज़ अ 90%, 95% चांस दैट स्टोरी विल पैन आउट। ठीक है। देखिए, बात एक्चुअली सिर्फ एक एग्जांपल दिया गया था, एयू स्मॉल फाइनेंस की बात हुई थी, क्योंकि वो रामदेव सर ने वो प्री IPO से उस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहे हैं। अच्छा सर, क्योंकि आप रिजल्ट की बात कर रहे थे, आपके खुद के नंबर्स इस क्वार्टर के आए, एक बार जरा उसकी बात भी कर लें। क्या हाईलाइट रही और क्या आपका आउटलुक है आगे जाकर? See, Motilal Oswal is twin engine kind of a company. One, operating businesses where you keep getting year after year free cash flow or profit of about 900,000 crores, and second is a portfolio of about 4-5,000 crores. There what happens? That is market linked. तो जो पहला वाला जो उसमें 6-7% growth है on the overall profits about 930 crores, or so that operating has done okay, because that is also linked to the market. When market does very well, your transaction revenues, everything is very high, and even the brokerage on a higher value is higher. So there we have done reasonably well. वहाँ पर एक bright spot है जो हमारा housing finance था, that went through a little tough time in last 3-4 years. This year it has kind of come out of that, and against 70-80 crores last year, this year we have done about 130-135 crores profit. So that's one bright spot among the portfolio of the businesses where now things are looking good. I mean, in the backdrop of entire credit market, this is looking good, very robust. So that is one highlight, I would say, and I think in the current year also it will lead the pack in terms of earnings coming from this thing. Portfolio side, market was flat, this is also flat. As the market does very well, I think even that engine will fire up, and maybe my product should do better. So all in all, we do about 15-20% across the portfolio. So typically, if you see from 2015, since we had the new strategy, हमारा जो net worth growth है वो compounded way में it was above 20%, 23-24%. तो इस साल करीब 11-12% है. So it will pick up as we go forward. So we are on the track, but nothing much to talk about for the year itself. ठीक है सर, तो ऑल द बेस्ट आपको भी अगले साल के लिए। और रामदेव सर, शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला, पहले हमारे सिस्टर चैनल के पास और अब हमारे साथ, तो थैंक यू सो मच। और अच्छा लगा आपसे बात करके। एक काम करते हैं, फिर इस नोट पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद न्यूज़ और मार्केट पर स्ट्रैटेजीज आपके लिए लेकर आएंगे फिर से।